अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टॉक विद यशवीन जमाल। यशवीन जमाल की गैर मौजूदगी में शो की मेज़बानी आज मैं कर रहा हूँ। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ईरान इसराइल तनाज़े से मतलब। ईरान की जानिब से इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के बाद बैनुल-अक़वामी सतह पर सिक्योरिटी खदशात मज़ीद संगीन हो गए हैं और बैनुल-अक़वामी माहिरीन इसको तीसरी आलमी जंग का पेशखैमा करार दे रहे हैं। गुज़िश्ता शब ईरान की जानिब से इसराइल पर हमला किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस हमले में ईरान ने 300 से ज़ायद ड्रोन्स, मिसाइल और क्रूज़ मिसाइल का इस्तेमाल किया। पासदान इनकलाब ईरान की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि इनके ड्रोन्स और मिसाइलों के जरिए इसराइल के मखसूस मुकामात को निशाना बनाया गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरानी हमले के नतीजे में इसराइल एयरबेस को नुकसान पहुंचा, जबकि हमले में इसराइली एयरबेस पर 5 ईरानी मिसाइल लगे, जिसके बायस 3 रनवेज और 1 C-1 30 तैयारे को नुकसान पहुंचा। ईरान हुकाम का कहना है कि इसराइल के इस अड्डे को निशाना बनाया गया, जहां से दमिश्क में कायम ईरानी सफारतखाने को निशाना बनाया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का कहना है कि ईरान की जानिब से कार्रवाई इसराइली हमले के जवाब में की गई। मामले को अब ख़त्म समझा जाए, लेकिन इसराइल की जानिब से कोई और गलती की गई तो ईरान का रद्द-ए-अमल काफ़ी ज़्यादा सख्त होगा। ईरान के जवाबी हमले के मगरबी ममालिक की जानिब से शदीद अल्फाज में मज़म्मत भी सामने आ रही है। आज इससे मतलब जो है गुफ्तगू की जाएगी और इस डिबेट सेक्शन में हमारा साथ देंगे सैयद मोहम्मद अली, माहिर बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी हैं, और इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर कमर चीमा, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर, और इसके साथ ही इस डिबेट सेक्शन में हमारा साथ देंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड नवाज़िश अली, जो कि दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे मोहम्मद अली का, जो कि माहिर बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी है। मोस्ट वेलकम सैयद मोहम्मद अली साहब। अच्छा सर, ये बताएगा कि आपने भी मुलाहिज़ा किया, आप भी देख रहे हैं कि ईरान की जानिब से जो है हमला किया गया है इसराइल पर। इस तनाज़े को आप कैसे देख रहे हैं? आने वाले दिनों में जो है क्या मंजर आवाम को देखने को मिलेगा? देखिए जी, इस वक्त ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उसको हम 3 डोमेन में देख लेते हैं। पहली बात तो जो खुशाइन पहलू है वो ये है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा है और उसके साथ ही साथ जो मगरबी ताकतें हैं, चाहे वो बरतानिया हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, वो ज़ोर दे रहे हैं इसराइल पर कि वो डी एस्केलेट करे। दूसरी जानिब रूस और चीन ने भी इस बात पे ज़ोर दिया है कि मज़ीद कशीदगी में इज़ाफ़ा शिलत में करे तो कई दिनों और सालों के बाद ही वो कर सकता है, जब वो समझता है कि उसको मौका मिल गया है। तो मैं फौरी तौर पर कशीदगी में जो कमी है उसके इम्कानात कम देख रहा हूँ। अच्छा सर, ये बताएगा कि मगरबी ममालिक की जानिब से जो है बड़ी इल्ज़ाम तराशी की जा रही है, इसकी डेप्थ रीजंस क्या हो सकती हैं? देखिए जी, हकीकत ये है कि G7 जो मगरबी ताकतें हैं वो पूरी तरह इसराइल के साथ सिफारती, सियासी, माशी और दिफाई एतबार से खड़ी हुई हैं। और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि कल परसों रात को जब 350 के करीब ड्रोन मिसाइल, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए गए ईरान से, तो उनमें से बेशतर को अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस की फजाइया ने जी। इराक और उर्दन की फ़ज़ाई हुदूद में गिराने की कोशिश की। इससे आप ये समझ लें कि इसराइल जो है इस कशीदगी में तन्हा नहीं है, बल्कि मुकम्मल तौर पे दिफाई सपोर्ट उसको हासिल है मगरबी ताकतों की। जबकि इस दूसरी जानिब ईरान जो है वो सिफारती सतह पे तो अकेला है, लेकिन ये है कि कई जो उसके हमदर्द दीगर नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और मुताहरिब क़ुव्वतें हैं, चाहे वो हूती हो, हज़्बुल्लाह हो, हमास हो, जी। वो उसके साथ खड़ी हैं। तो ये एक गैर रवायती यानी कि एक एसिमेट्रिकल कॉन्फ्लिक्ट आपको फ्यूचर में नज़र आता है, अगर अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी की जो कोशिशें हैं वो कामयाब ना हुई तो। कुछ भी कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा, और इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कमर चीमा साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मोस्ट वेलकम। सर, ये बताएगा कि आप कैसे देख रहे हैं हालिया कशीदगी जो है खिते को मज़ीद ख़तरे की जानिब धकेलेगी? आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं इससे मुतालिक? देखें जी, अगर तो ग्रेट पावर्स और बैनुल-अक़वामी अदारों ने कोई फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच ना अडॉप्ट की और इसमें मज़ीद प्लेयर्स ना आए जिन्होंने तमाम पार्टीज़ को ये ना कहा कि वो डी एस्केलेट करें, तो तब मैं समझता हूँ कि चीज़ें एस्केलेट कर सकती हैं। अगर आप देखें कि ऑलरेडी इजराइल की जो पोजीशन है कि जो कुछ वो गज़ा में करता रहा उसको किसी ने नहीं रोका।
अभी इसमें अगर सुनने में आया है कि उनकी जो वॉर कैबिनेट है उन्होंने ऐलान किया है कि वो रिटेलिएट करेंगे और वो जी ईरान पे कुछ कुछ हमला करेंगे। अब देखना यह है कि क्या अमेरिका उसको अपनी पूरी ताकत से रोक सकता है कि नहीं रोक सकता, और अमेरिका इसमें खामोश रहता है, या बाकी ममालिक जो हैं, अभी फॉर एग्जांपल G7 की जो मीटिंग हुई है वो क्या इसराइल को रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते। अगर तो वो नहीं रोकते और अपना फुल पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक प्रेशर इसराइल पे नहीं डालते तो जाहिर बात है चीज़ें बड़ा खतरनाक हद तक जा सकती हैं। और इसमें मैं ये चीज़ बता दूं कि अगर ये इसराइल की तरफ से कोई रिस्पांस आता है तो डेफिनेटली ईरान तो ऑलरेडी कह चुका है कि हम इससे बढ़ के जो है वो रिस्पॉन्ड करेंगे। तो उसके बाद फिर जो है वो पूरे का पूरा जो मिडल ईस्ट का खिता है उसमें जितनी ऑयल सप्लाईज है वो भी मुतासर होंगी, जितनी ट्रेड है वो मुतासर होगी, इसमें तेल की कीमतें बढ़ने के खतरे हैं। जी सो बहुत सारे चैलेंजेस हैं मैं समझता हूँ। तो इसमें शायद हमें वेस्टर्न पावर्स जो कर रही हैं वो तो कर रही हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है उनको भी बोलने की ज़रूरत है, उनको अपनी कोई ना कोई ओपिनियन इसमें शामिल करनी चाहिए, ताकि हम इसमें किसी सोल्यूशन की तरफ पहुंचे। और वो सोल्यूशन यही हो सकता है कि इजराइल को बाज किया जाए कि वो मजीद कोई ऐसे ऑफेंसिव कदम ना अच्छा उठाए। सर, डॉक्टर साहब ये बताएगा कि आपको क्या लग रहा है कहीं तीसरी वर्ल्ड वॉर के कहीं ना कहीं साइंस नजर आ रखे हैं आपको, क्योंकि डिविजन इस तरह हो रही है, कहीं ना कहीं अमेरिका भी रोक नहीं पा रहा इसराइल को। नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, कोई तीसरी वर्ल्ड वॉर में इसमें कोई ब्लॉक्स नहीं बने हुए। ईरान का तो कोई मुल्क जो है वो मिलिटरीली साथ नहीं देना चाहता, सिवाय जिस तरह के अभी सैयद मोहम्मद अली साहब बात कर रहे थे कि कुछ इस तरह के ग्रुप्स हैं मिडल ईस्ट के अंदर। कोई दूसरा मुल्क इस तरह का नहीं है, और ना ही इसराइल के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है, क्योंकि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये कहा है कि हम किसी ऑफेंसिव ऑपरेशन में इसराइल का साथ नहीं देंगे। सो हम डिफेंस, इसराइल के डिफेंस के लिए तो तैयार हैं, लेकिन इसराइल के साथ मिलकर ईरान पे हमला करने को तैयार नहीं है। सो ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर या ऐसी चीज, जी लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं उनको बड़ा शौक है थर्ड वर्ल्ड वॉर हो, लेकिन जी ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई हिकमत अमली इसराइल की जानिब से सामने आती है तो क्या इसका खमियाजा जो है वो ईरान के साथ साथ फ़लस्तीन को भी भुगतना पड़ेगा? मैं ये समझता हूँ कि यकीनन जो एक मेजर अगर कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है ईरान और इसराइल के दरमियान, तो यकीनी तौर पे जो इसराइल है उसको अपने सेल्फ डिफेंस में अपनी दिफाई अफवाज को गजा से इनखला करके उनको ऐसी जगहों पे डिप्लॉय करना पड़ेगा जहां वो ईरान के खिलाफ दिफा में इस्तेमाल हो सके। जी और वो चाहे फ़ज़ाइया हो, चाहे उनकी ज़मीनी अफ़वाज हों, चाहे बहरी अफ़वाज हों, तीनों की जो प्लानिंग है और उनकी जो डिप्लॉयमेंट होगी, वो बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत की होगी। बल्कि ये भी मुमकिन है कि फ़लस्तीन जो है, फ़लस्तीनियों को एक रिलीफ़ भी मिल जाए इस हवाले से कि जितनी बेदर्दी और बेरहमी के साथ रोज़ाना सैकड़ों शहादतें जी वहाँ गज़ा में हो रही 35,000 हैं, और शायद कई जो हैं वो उनके लिए अभी तक जो ये है हलाकतें हो चुकी हैं। कि अगर ये ईरान और इसराइल के दरमियान जंग छिड़ती है, तो ये बहुत मुमकिन है कि ये एक्चुअली एक स्ट्रेटेजिक रिलीफ के तौर पे फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों के लिए एक अपॉर्चुनिटी निकले। क्योंकि वहाँ से गज़ा से इसराइल को अपनी फ़ौजें निकाल के वहाँ पे लगानी पड़ेंगी, जहाँ पे जहाँ पे जो है वो ईरान के खिलाफ वो दस्तयाब हों अपनी कार्रवाई के लिए। जी ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताएगा कि इस जवाबी कार्रवाई जो कि ईरान की जानिब से किया गया, क्या आपको लगता है कि अब मामला ख़त्म हो गया है? देखिए जी, ये तो डिपेंड करता है इसराइल के ऊपर कि वो इस सारी सिचुएशन को कैसे लेके चलता है। अगर तो देखें, अमेरिका की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो जी यही आ रही हैं कि ईरान इसराइल जो है कोई मजीद कदम ना उठाए। मजीद कदम ना उठाने से उनका मुराद यही है कि क्योंकि आपने एस्केलेट किया, आपने सीरिया के अंदर जो हमला किया ईरानी कौंसलेट के ऊपर और IRGC के लोगों को मारा, तो वो कह रहे हैं कि वो गलत कदम था। इसीलिए ईरान ने जो एक्ट किया है, इसके बाद अमेरिकन कह रहे हैं कि आप मजीद एक्ट ना करें। तो जी टेक्निकली तो अमेरिकन कह रहे हैं कि आपने ऑफेंसिव एक्ट किया, ईरान ने उसका जवाब दिया है, सो इस जवाब को बर्दाश्त करें और मजीद कोई एक्शन ना लें।
सो मुझे नहीं लगता कि इजराइल ऑफेंसिव अप्रोच मजीद अडॉप्ट करेगा। शायद वो ईरान पे डायरेक्ट उनकी टेरिटरी पे हमला ना करें और ईरानी एसेट्स पे खित्ते में हमला करें। ये भी मुमकिन है, लेबनान के अंदर हो सकता है, इराक के अंदर हो सकता है, और सीरिया के अंदर हो सकता है, और भी खित्ते में यमन हो सकता है। लेकिन अगर ईरान की सरजमीन पे हमला होगा तो डेफिनेटली ईरान फिर रिस्पॉन्ड करेगा। जी। तो इस मौके पे मैं यही कह रहा हूं कि बैनुल-अक़वामी ताकतों को अपना रोल प्ले करना है। अगर वो रोल प्ले नहीं करते तो देन एक क्योटिक सिचुएशन हो जाएगी, जो शायद किसी के कंट्रोल में ना रहे। तो जी, इसके लिए आलमी बड़ी ताकतों को ताकतें अपना जो हक अदा करना होगा। और इसके साथ ही हम रुक करेंगे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नवाज़िश अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मोस्ट वेलकम। आपने ये सिचुएशन मुलाहिज़ा की, हाल ही दिनों में क्या सिचुएशन थी, ये बताएगा कि अमेरिकी सदर बाइडन ने ईरान को खबरदार किया था कि ईरान किसी भी किस्म की जवाबी कार्रवाई से बाज रखे। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये जंग खत्ते में मज़ीद वसी हो सकती है, मज़ीद कशीदगी में इजाफा हो सकता है? इजाफा है वो तो ये इसी तरह रंग ऑफ एस्केलेशन पे अप एंड डाउन होता रहेगा, क्योंकि इनके कोई बॉर्डर्स कॉमन नहीं है इजराइल और ईरान के। तो ग्राउंड फोर्सेस या ग्राउंड ऑफेंसिव का तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन मैं जो आपको इसकी फिलॉसफी अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि इजराइल इज वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आई रिपीट, इजराइल इज वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जी। And Capitol Hill in Washington DC, Capitol Hill in Washington DC is a Jewish occupied territory. तो जब इस फिलॉसफी को आप समझ जाएंगे तो फिर जो है फिर आप देख लेंगे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इस पे क्या रिश्ता है। उसके बाद दूसरी जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये कमजोरी है अरब कंट्रीज की और मुस्लिम वर्ल्ड की। अगर आप मिलिट्री पोटेंशियल देखें एंड आप एड अप करें टर्की, इराक, सऊदी अरब, ईरान, इजिप्ट, तो माइनस द न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इन मुल्कों के अभी जो मिलिट्री पोटेंशियल है इंक्लूडिंग एयरफोर्स, दैट इज 5 to 6 टाइम मोर देन द इजराइल। जी, आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर। जी जी, बेसिकली ये है, ये नाकामी है मुसलमान लीडरशिप की जी, और उसकी। बाकी इससे फर्दर ये एस्केलेशन नहीं होगी, ना ईरान चाहेगा इससे ज्यादा इसको एस्केलेट किया जाए, ना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका चाहेगा। अदरवाइज तो देखो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के 2 कैरियर ग्रुप डिप्लॉयड हैं इस वक्त इसमें रेड सी में। एक डिप्लॉय, एक मेडिटेरियन से सपोर्ट करेगा। तो वो जो कैरियर ग्रुप के पोटेंशियल्स है ना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, जी, उन्होंने बांधा हुआ है। जो मैंने पहले बात की थी ना उसको मैं अभी निगेट कर रहा हूँ। ये जो 5 to 6 टाइम मोर मिलिट्री पोटेंशियल है ना इन कंट्रीज से जिनका मैंने नाम दिया है, टर्की, इजिप्ट, सऊदी अरब एंड ईरान एंड ऑल दैट, तो वो कैरियर ग्रुप जो है इजराइल, देखो एक फिलॉसफी और समझने वाली है। जी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इजराइल की एक रिटन अंडरस्टैंडिंग है कि अगर इजराइल किसी दूसरे मुल्क में अटैक करेगा तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका विल नॉट सपोर्ट विद इट्स मिलिट्री फोर्सेस, राइट? But if Israel is attacked by the any third country, the United States of America जो है it will come with all military mights to support Israel. तो ये बड़ी डिफरेंट फिलॉसफी ये है। तावन जो है वो देखने को मिल सकता है। सर, ये भी बताएगा कि OIC के किरदार को आप किस तरह देख रहे हैं? Useless. OIC, Arab League and all these Islamic, they do not exist. They are only बस बजट इकट्ठा करते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, 5 स्टार होटलों में ठहरते हैं एंड दैट्स ऑल। अब आदमी को सच बोलना चाहिए ना। ऐसे ही वो मतलब है हम जो है वो इधर उधर के कहते रहते हैं जी OIC बन गई, अरब लीग बन गई, फलां हो गया। तो भाई जरूरत नहीं करते हैं। मैंने आपको बताया, देखिए 1973 अरब इजराइल वॉर में चले गए। अनवर सदात, ही पिक्ड अप द करेज, ही क्रॉस सुएज, ठीक है, और पूरे इजराइल की और मिडिल ईस्ट सारे की फूक निकल गई थी। एंड ही गॉट इट स्नाइप बैक फ्रॉम इजराइल, जो इजराइल ऑक्युपाई किया हुआ था। और उसके बाद ये है कि उसके बाद शायद इजिप्ट आल्सो वेंट इनटू द अमेरिकन कैंप और खत्म नहीं हुआ। अच्छा जी, हमारे साथ ही रहेगा और वापस आएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।